पीटी एग्जाम होता है, दूसरा आपका मेंस होता है और तीसरा आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, जो पीटी एग्जाम है, पीटी एग्जाम यह आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है पीटी एग्जाम को, और इसका नंबर जो होता है वो आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। लेकिन अगर आप पीटी को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस के लिए आपको कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो पीटी एग्जाम में आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस पेपर 1 और जो दूसरा पेपर है वो है आपका जीएस पेपर 2। ठीक है, जीएस पेपर 2 को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग सीसेट पेपर बोलते हैं। ठीक है, इस सीसेट पेपर से आपका प्रीलिम्स का मेरिट नहीं बनता है, मेरिट बनता है आपका पेपर 1 के नंबर से प्रीलिम्स के लिए। लेकिन इस सीसेट पेपर को आपको क्वालिफाई करना कंपल्सरी होता है। अगर यदि आपने सीसेट पेपर को क्वालिफाई नहीं किया तो फिर चाहे इसमें आप कितना भी बेहतर नंबर ला दें, आप मेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं और मेरी टीम के द्वारा आपको इस सीसेट पेपर की आपकी तैयारी कराई जाएगी। जो भी आपके चाहे वो पीटी का पेपर 1 हो या मेंस के जो आपके जीएस के पेपर हो या एसए के पेपर हो या आपका ऑप्शनल पेपर है, पर्सनालिटी टेस्ट, इन सब के लिए हमारे पास जो है एक्सपर्ट फैकल्टी हैं और हर फैकल्टी आपको अपने अपने स्ट्रीम का, अपने अपने सेगमेंट का वो आपको जानकारी देंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीसेट के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग सीसेट का सिलेबस देख लेते हैं कि सीसेट का सिलेबस क्या है। तो जो जीएस पेपर 2 है, जिसको हम लोग जनरली सीसेट के पेपर के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको कंप्रीहेंशन क्या क्या पढ़ना है आपको, तो इसमें आपको कंप्रीहेंशन पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। दूसरा है आपका इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल है। तीसरा है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जनरल मेंटल एबिलिटी है। बेसिक न्यूमरेसी है। ठीक है, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इटीसी है ना, ये 10th लेवल का है। और जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके 10th लेवल के पूछे जाते हैं। 33% नंबर क्या होता है इसमें आपको लाना होगा, तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे। मोटा मोटी जो 80 क्वेश्चन जो पेपर 2 में सीसेट के पेपर में जो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन 80 क्वेश्चन पे यदि आपने 28 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया तो आप पेपर 2 को यानी कि सीसेट के पेपर को आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर जीएस पेपर 1 में, पीटी के जीएस पेपर 1 में जो नंबर आपको आया होगा, उस नंबर के आधार पे बच्चों का मेंस के लिए मेरिट बनेगा और मेंस का कॉल होगा। ठीक है, तो ये पेपर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, जियो पेपर 1 में तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन सीसेट पेपर में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनको मेंस लिखने का मौका नहीं मिल पाता है। तो इस पेपर को हम लोग इस तरीके से तैयार करेंगे। जनरली आप देखते होंगे कि मैथमेटिक्स के हैं या रीजनिंग के इसमें चैप्टर्स हैं, तो टीचर्स जो होते हैं वो ट्रिक बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यह जो सीसेट का पेपर है और इसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं या जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जैसे आपका एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, इन एग्जाम में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे वो बहुत अलग होते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको ट्रिक, वहां पे फॉर्मूला आपको काम कर लेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये एग्जाम आपको कलेक्टर बना रहा है, नॉट क्लर्क, तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के या रीजनिंग के या कंप्रीहेंशन के या इस सिलेबस के किसी भी सेगमेंट से जो पूछे जाते हैं, वह मेनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग को आपको वो जांचते हैं, आपके कंसेप्ट को समझते हैं। तो हम लोग जो मेरे द्वारा जो होगा इस सेगमेंट में, आपको जो भी मैथमेटिक्स का जो भी पार्ट है या जो भी रीजनिंग का पार्ट है वह मेरे द्वारा डील किया जाएगा। बाकी मेरे टीम के जो बाकी के जो मेंबर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, वो कंप्रीहेंशन और जो दूसरे जो सेगमेंट हैं उनको डील करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स को हम लोग और रीजनिंग को हम लोग
उसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, उसके अंडरस्टैंडिंग को, उसका जो कोर कंसेप्ट है किसी भी टॉपिक्स का, उसको हम लोग समझेंगे, ताकि बिना किसी ट्रिक का, बिना किसी फॉर्मूला के हम लोग क्वेश्चन को बना लें। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जो पिछले वर्ष का जो सीसेट 2024 का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसी में से कुछ प्रश्नों को मैं लेके आया हूं आपके सामने, और एक एक क्वेश्चन को मैं उसके कंसेप्ट को मैं आपको समझाते जा रहा हूं, और उस कंसेप्ट के आधार पे हम लोग उस क्वेश्चन को डील करेंगे अभी, और देखेंगे क्या किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या कोई स्पेशल ट्रिक या स्पेशल फॉर्मूला की आवश्यकता हो रही है, या आसानी से सिर्फ कंसेप्ट पे हम लोग उस क्वेश्चन को डील कर ले रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं। ये पहला जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आपकी जो क्लास जो होगी वो आपकी बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। चूंकि मेरे पास प्रश्न पत्र जो था वो हिंदी वर्जन का था, तो इसलिए मैंने क्या किया, हिंदी के ही क्वेश्चन को हमने ले लिया। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन जो होंगे क्लास में वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम लोग इसके अंडरस्टैंडिंग को हम लोग समझते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि x एक 2 अंकीय संख्या है, डबल डिजिट है ना, नंबर है, 2 अंकीय संख्या है, और y अन्य 2 अंकीय संख्या है जिसे x के अंकों को विनिमय यानी कि इंटरचेंज करके बनाया गया है। जैसे मान ले सपोज कीजिए कि अगर यदि कोई 36 नंबर है, तो x अगर यदि 36 है तो y क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर लेंगे यानी कि हो जाएगा 63। ठीक है, यही क्वेश्चन यहां तक आ रहा है। मान लीजिए कोई भी अगर सपोज करो, मान लो कि अगर यदि x की अगर वैल्यू 23 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 32। क्वेश्चन अभी तक यही कह रहा है। आगे कह रहा है कि यदि x प्लस y महत्तम 2 अंकीय संख्या है, यानी कि जो x प्लस y का जो मान है वह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो x के संभाव्य मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x के लिए कौन कौन से संभावित मान होंगे ये बताना है। ठीक है, अब देखिए इसके कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। 2 अंकों की x प्लस वाई जो है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, 99 होती है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। दूसरा, x क्या है, एक 2 अंकीय संख्या है। जैसे मान लो सपोज करो कि कोई अगर संख्या अगर यदि 32 है, तो इस 32 में इसको क्या बोलते हैं, यह वंस प्लेस का डिजिट है और यह आपके टेंस प्लेस का डिजिट है। तो इस 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 30 प्लस 2 है ना। अच्छा, इस 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। अब ये जो 1 है यह यूनिट प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यह 10 जो है वो टेंस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई भी जो 2 अंक की संख्या होती है, जैसे मान लो कि 56 है, तो वास्तव में ये क्या होती है, 50 प्लस 6 होती है। मतलब कि यह होती है 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू यूनिट प्लस। अरे समझ में। तो अगर यदि x को हमने मान लिया कि x कोई संख्या a b है, इसका मतलब यह क्या हो गया, यह हो गया 10a प्लस b। इस हिसाब से है कि नहीं, आ रहा समझ में। ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। x के लिए हमने मान लिया कि जो x है वह x है 10a प्लस b। ठीक है, y जो है वह y क्या हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 10b प्लस a। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई यानी कि 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a, यह बराबर है किसके,
2 डिजिट के सबसे बड़ी संख्या के। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11A, बिल्कुल मैं तोड़ तोड़ के आपको बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। बाकी इस क्वेश्चन को बनाने में आपको हार्डली 10 से 15 सेकेंड लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम पूरा आपके बिना पेन पेज उठाए हुए क्वेश्चन ये बनने वाला है। लेकिन चूंकि कंसेप्ट आपको समझाना है इसलिए मैं इसको इतना तोड़ के लिख रहा हूं, ठीक है। ये हो गया 99। अगर हमने 11 को कॉमन काट लिया तो a प्लस बी बराबर हो गया 99, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू दोस्तों क्या हो गया 99/11 यानी कि 9। अब देखिए संख्याएं कितनी होती हैं, देखिए यहां पे दिख रहा हूं 1 2, क्यों कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आपका अंक होता है ना। अब a प्लस बी वही इन्हीं अंकों से मिलकर बना होगा, यानी कि अब देखो a अगर 1 हुआ, ठीक है, 1 हुआ तो a प्लस बी बराबर 9 आना चाहिए। तो a ये हो गया, b यहाँ पे, तो b क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। अगर a 2 हुआ तो b क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। a अगर 3 हुआ तो b क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। a अगर 4 हुआ तो b क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। a अगर 5 हुआ तो b 4, a अगर 6 तो b 3, a अगर 7 तो b 2, और यहाँ पे a अगर 8 तो b 1। तो a के लिए क्या क्या मान हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मान हो सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 8। अब देखिए कोई भी संख्या, जैसे मान लो सपोज करो कि 36 ले लें, 36 अगर x है और 63 अगर y है, तो जब इसको जोड़ोगे तो ये 99 हो जाएगा। कोई भी दो संख्या, जैसे आपका 18 हो गया 27 हो गया, इसको रिवर्स कर दोगे, ये जो संख्याएं बनी और इसका जो रिवर्स को जब आप ऐड करोगे तो वह 99 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि क्या हमने जो आंसर निकाला वो आंसर सही है। तो हाँ, आंसर क्या है, आंसर दोस्तों बिल्कुल आपका सही, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर यदि सिर्फ कंसेप्ट आपके पास रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। जैसे मान लो सपोज करो कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 6 बालकों का वजन बराबर 7 बालिकाओं का वजन बराबर 3 पुरुषों का वजन बराबर 4 महिलाओं का वजन। यदि महिलाओं का औसत वजन 63 केजी है तो बालकों का औसत वजन क्या है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 6y इक्वल्स टू 7 गर्ल्स इक्वल्स टू 3 men इक्वल्स टू 4 women। अब क्वेश्चन में महिला और बालकों का जिक्र किया गया है, तो 6y इक्वल्स टू 4 women, तो 1 boy इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/6 women, है ना। यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2s are 4, 2 3s are, तो यानी कि हो जाएगा 2/3 women। अब इतनी विमन है और औसत वजन 63 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। अब ये 42 क्या निकला, ये 1 बॉय का आपको निकल गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि बालकों का औसत वजन यानी कि हर एक बालक का कितना है 42 है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बिल्कुल आपको कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इसका कंसेप्ट है तो आराम से बना देंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी में एक ही दिन में 10 AM और 2 PM के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार संपाती होती है। संपाती का मतलब क्या होता है कि घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ठीक है ना। तो जब ओवरलैप कर रही है तो कितने एंगल का कोण बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। जैसे मान लो सपोज करो कि
जैसे मान लो सपोज करो कि ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, और अगर ये मान लो कि ये मिनट की घंटे की सुई है, तो इसी के ऊपर क्या है, आपकी मिनट की भी सुई है, ठीक है। जो आपका आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है वो आपस में क्या है, वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को संपाती बोलते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में क्वेश्चन यह कह रहा है कि यह बताइए कि 10 AM से 2 PM के बीच घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ये क्वेश्चन यही कह रहा है। तो देखिए, तो एक तो आपका घंटा हो गया 10 से 11, दूसरा हो गया 11 से 12, तीसरा हो गया आपको 12 से 1, और चौथा हो गया आपका 1 से 2, ठीक है। अब 11 से 12 के बीच में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक बार भी आपस में ओवरलैप नहीं करती है, तो यहां तो बनेगा नहीं। हर घंटे में घड़ी के घंटे और मिनट की सुई एक बार ओवरलैप करती है, यानी कि इस 10 से 11 के बीच में एक बार किया होगा, इस 12 से 1 के बीच में एक बार किया होगा, और यह 1 से 2 के बीच में एक बार किया होगा। कितना बार हुआ, 1 2 3 बार। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 7 का 1, ठीक है। 3 बार संपाति हुई होगी 10 से 12 के बीच में। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। तो अब देखिए, जो लीप ईयर होता है, अगर यदि कोई गिवन ईयर 1 ईयर आफ्टर लीप ईयर होता है, तो इस वर्ष का जो कैलेंडर है वह 6 साल के बाद रिपीट होगा। तो देखो, ये है आपका 2025, इसके पहले कौन सा ईयर था, इसके पहले ईयर था 2024। क्या 2024 लीप ईयर था? हाँ जी, यह क्या था, यह आपका लीप ईयर था, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो 2025 का जो कैलेंडर है वह 6 साल के बाद क्या करेगा, अपने को रिपीट करेगा, यानी कि 2031 में, ठीक है। यानी कि 2025 का जो कैलेंडर होगा वो 2031 के कैलेंडर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए समझ में। तो क्वेश्चन जो है कि बिना किसी ट्रिक का, बिना किसी फॉर्मूला का, अगर आपके पास सिंपल कंसेप्ट है तो उस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन जो है आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अभी आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए पी क्यू आर और एस, मान लीजिए कि पी क्यू आर और एस भिन्न धन पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव क्या है, इंटीजर है। भिन्न धन पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। मान लीजिए पी क्यू विषम है और आर एस सम है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले कि मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ूं, एक कंसेप्ट आपको समझाता हूं। डिजिट कितने होते हैं भाई, तो ये देखिए डिजिट होते हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें जो सम यानी कि जो इवन नंबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं, 2 4 6 8, और जो ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर, वो कौन कौन होते हैं, तो 1 3 5 7 9, ठीक है। अब देखिए,
अगर यदि हम किसी भी इवन नंबर को इवन नंबर में ऐड करेंगे, किसी भी इवन नंबर, चलिए यहां मैं लिख रहा हूं, किसी भी इवन नंबर को इवन नंबर में ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वह रिजल्ट हमेशा क्या होगा, रिजल्ट हमेशा आपका इवन होगा। ठीक है। अगर यदि किसी ऑड नंबर को, अगर किसी ऑड नंबर को अगर हम इवन नंबर में ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका जो होगा वह रिजल्ट होगा आपको ऑड होगा। ठीक है। अगर किसी इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीपल करेंगे, यदि किसी इवन नंबर को हम इवन नंबर से मल्टीपल करेंगे, रिजल्ट हमारा ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज इवन नंबर होगा। ठीक है। अगर किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर से हम मल्टीपल करेंगे, रिजल्ट ऑलवेज हमारा ऑड होगा। और किसी इवन नंबर को हम ऑड नंबर से मल्टीपल करेंगे, रिजल्ट हमारा इवन होगा। ठीक है। इस चीज को पहले आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। इवन नंबर को जब इवन नंबर से हम ऐड करेंगे, रिजल्ट ऑलवेज इवन होगा। अगर हम ऑड नंबर और इवन नंबर को आपस में ऐड करेंगे, रिजल्ट हमारा ऑड नंबर होगा। अगर इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीपल करेंगे, रिजल्ट हमारा इवन होगा। ठीक है। ऑड नंबर को इवन नंबर से, ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीपल करेंगे, रिजल्ट हमारा ऑड होगा। ठीक है। ये कंसेप्ट आपको अगर पता है तो अब इसी कंसेप्ट के पैरामीटर पे ये क्वेश्चन बनेगा। बोल रहा है कि Q और S सम है, तो Q और S, तो देखिए Q क्या है भाई, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि P और Q विषम है, यानी कि P और Q क्या है, ऑड नंबर हैं, और R और S क्या है, आपके इवन नंबर है। तो कह रहा है कि Q इंटू S, यानी कि ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन क्या होगा, ऑलवेज ये तो इवन होगा। ठीक है। और अब इसका कुछ भी आए है ना, चाहे वो अगर यदि P माइनस आर स्क्वायर या तो ऑड आए या तो इवन आए, है ना, जब उसको अगर इवन से इवन को मल्टीपल करेंगे इवन आएगा, और इवन को ऑड से मल्टीपल करेंगे तब भी इवन ही आएगा, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, ये आपका सही है। दूसरा देखिए, बोल रहा है कि Q स्क्वायर और S, Q क्या है भाई, Q विषम है ना, विषम संख्या को जब स्क्वायर करेंगे तो वो विषम होगा। और S क्या है, S हमारा इवन है, यानी कि इवन और ऑड को जब मल्टीपल करेंगे, रिजल्ट हमारा इवन आएगा। ठीक है, इवन आएगा। अब Q माइनस S है ना, या तो सम आए या तो विषम आए, मल्टीपल हमेशा सम होगा। ठीक है। अब देखिए P प्लस A क्या है भैया, एक इवन है और एक ऑड है। इवन और ऑड को जब जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट ऑड आ रहा है। ठीक है, आइए समझ में। अब देखिए ये चाहे Q प्लस आर, Q प्लस आर क्या है भैया, ये Q प्लस आर इवन और ऑड, इवन और ऑड को जब आप जोड़ेंगे तो ये भी ऑड आएगा, और ऑड का जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, तो ऑड गुणा ऑड क्या होगा, ऑड होगा, यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि यह तीनों स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी। ये जो कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट बिलो 5th लेवल के स्टैंडर्ड में बच्चों को ये सिखा दिया जाता है। ठीक है, जब बच्चों को ऑड और इवन का जब कंसेप्ट दिया जाता है तो उनको ये सारी चीजें बता दी जाती हैं। तो आप बताओ कि कहाँ कोई भाष्ट है, कहाँ कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। बस जो कोर कंसेप्ट है उस कोर कंसेप्ट उन्होंने पूछ दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन एसएससी के क्वेश्चन से या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे ये अलग है। यहाँ पे आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग से संबंधित प्रश्न आपको यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं।
आई बात समझ में? चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन, ये आपका क्लॉक ऐसा चैप्टर है जो आपके मैथमेटिक्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स का भी पार्ट आप इसको कह सकते हैं और रीजनिंग का पार्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब घड़ी 4:25 यानी कि 4:25 दर्शाती है, तब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना है? तो दोस्तों, जो घंटे की जो सुई है उसमें हमको क्या करना होता है, 30 से मल्टीपल करना होता है, माइनस जो मिनट की जो मिनट का जो इसमें है उसमें 11/2 से आपको मल्टीपल करना होता है। अब यहाँ पे एक काम आप ये करोगे कि आप यह देखोगे कि जब 4:25 हो रहा होगा तो कौन सी सुई आगे होगी। ठीक है, जब क्लॉकवाइज चलेगा तो क्या मिनट की सुई आगे है या घंटे की सुई आगे है? अगर मिनट की सुई आगे है तो मिनट वाले सेक्शन को हम पहले लिख देंगे, ठीक है, और घंटे वाले सेक्शन को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन करोगे तो यह आ जाएगा आपको 17.5 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डैश है, ये जो डैश है, इस डैश के जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। बहुत आसान प्रश्न। अब देखिए क्या पैटर्न, अगर यदि हम यहाँ पे बी लिखते हैं तो क्या हो गया, ए बी बी सी डी, फिर यहाँ पे बी बी, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे ए बी बी सी डी, फिर ए बी बी, ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी, पैटर्न गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं, ए बी सी डी, ए डबल रिपीट है, फिर यहाँ पे ए बी बी सी डी, अब बी रिपीट हुआ, तीसरा ए बी सी सी डी, सी रिपीट हुआ, और चौथा ए बी सी डी डी, यानी कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 का सी। ठीक है, एकदम आराम से कॉमन सेंस के सारे क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के। कॉमन सेंस लगाइए, क्वेश्चन बनाइए। देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और कॉमन सेंस अगर आप लगा दें तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए पार्टनरशिप में जब कोई हम लोग बिजनेस करते हैं तो किस लिए करते हैं, एक तो भाई कि हमारा जो रिस्क है, रिस्क को हम कवर कर सकें। ठीक है, जो जोखिम है उसको हम कवर कर सकें। तो जब पार्टनरशिप में कोई भी व्यक्ति आपके संग कोई अगर यदि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करेगा तो अगर यदि वो लॉस में अगर यदि हिस्सेदार है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट में भी हिस्सेदार होगा। ठीक है, कैसे आखिर कैसे प्रॉफिट बढ़ता है, तो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट का जो बंटवारा होता है वह लगाए गए कैपिटल एवं टाइम पीरियड के मल्टीपल के रेशियो के रिस्पेक्ट में होता है। यानी कि कोई बंदा अगर ए है, उसने C1 कैपिटल लगाया T1 समय के लिए, कोई बंदा बी है, उसने C2 कैपिटल लगाया T2 समय के लिए, तो जो बंटवारा होगा वह P1:P2 के रूप में होगा बंटवारा प्रॉफिट का। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 इंटू T1 बटा C2 इंटू T2 बराबर P1 बटा P2। जितने भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन हैं वो इस फॉर्मूला के या इस कंसेप्ट के बियॉन्ड है ही नहीं। अब इसमें कोई बीच में घुसे बिजनेस में, कोई बिजनेस होकर भाग जाए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखना है कि लगाए गए कैपिटल और टाइम पीरियड के गुणनफल के रेशियो के
रेस्पेक्ट में प्रॉफिट का बंटवारा होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति P और Q एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। P Q की तुलना में 14,000 अधिक लगाता है। अगर मान लो कि Q ने Q रुपया लगाया होगा, तो P ने कितना लगाया होगा? Q प्लस 14,000 लगाया होगा। ये ना क्वेश्चन कर रहा है। किंतु P ने 8 महीने के लिए निवेश किया, यानी कि ये Q प्लस जो 14,000 रुपया है, यह 8 महीने के लिए निवेश हुआ है। और Q ने 10 महीने के लिए निवेश किया, यानी कि यह 10 महीने के लिए निवेश किया। यदि 2000 के कुल लाभ में P का हिस्सा Q के हिस्से से 400 रुपया अधिक है, ठीक है, यानी कि Q प्लस 400 बराबर 2000, यही ना। ये आपका Q का हिस्सा हो गया, ये आपका P का हिस्सा हो गया, यानी कि 2Q बराबर कितना हो गया? 2000 में से 400 गया, यानी कि 1600 हो गया। तो Q का कितना हिस्सा मिला होगा? Q को मिला होगा 800, ये ना मिला होगा, ठीक है, Q को मिला होगा 800। तो अब अगर यदि Q को मिला है 800 रुपया प्रॉफिट में, तो P को कितना मिला होगा? 8 4 1200 रुपया मिला होगा। और देखिए ये 1200 800 2000 हो गया ना, ठीक है। अब आप Q का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। काटिए, देखो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ये आपका कितना? आपका हो गया 4 3 4 3 12 और 4 2 8। अब आप गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा आपको? Q प्लस 14,000 इंटू 2 इंटू 8, और ये कितना हो गया? 3 इंटू 10 इंटू Q, ठीक है। अब देखो ये कितना बार में जाएगा भाई? ये देखो ये 5 टाइम्स से चला गया, तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 8Q प्लस 14,000 गुना 8 बराबर 15Q, यानी कि 8Q को इधर लेके जाओगे तो 7Q है ना। तो 7Q बराबर हो जाएगा 14,000 गुणा 8। तो Q का वैल्यू कितना निकल जाएगा दोस्तों? Q की वैल्यू निकल जाएगी 14,000 गुना 8 बटा 7, यानी कि कितना? रुपये 16,000। तो ये Q का हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि P का हिस्सा कितना है? तो P जो है वह Q के बराबर तो लगाया है, प्लस 14,000 रुपया और अधिक लगाया है। तो जोड़ दो दोनों को, ठीक है। जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 30,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि जो P का हिस्सा होगा वह आपका 30,000 रुपया होगा। तो अगर यदि आपने कॉन्सेप्ट समझा है इसका पार्टनरशिप का, तो आराम से क्वेश्चन आपके रेंज में आ रहा है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप का, सॉरी परसेंटेज का। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां भी दो लोग हैं, P और Q हैं, ठीक है। बोल रहा है कि P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, ठीक है। जो R के वेतन से 20% कम है। 3 लोग हैं, P, Q और R है। रेशियो दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है कि रेशियो के कंसेप्ट पे आप अर्थमेटिक के 12 से 13 चैप्टर्स के कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं और उनके प्रश्नों को डील कर सकते हैं। रेशियो पे आप पार्टनरशिप, एज प्रॉब्लम, एवरेज, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो अगर एक रेशियो का कंसेप्ट आपके पास है तो इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आपके रेंज में होंगे, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज होता है, यह परसेंटेज भी अपने आप में क्या होता है? रेशियो होता है। जैसे मान लो कि 20%, तो 20% की बात की जा रही है, तो 20% का मतलब होता है 20/100, दैट्स मीन 1/5, ठीक है। अब अगर यदि मान लो बोल रहा है कि 20% अधिक, तो इस डिनोमिनेटर में इस न्यूमरेटर को हम जोड़ देंगे
और अगर कह रहा है कि 20% कम, तो हम क्या करेंगे, इस हर में से इस अंश को माइनस कर लेंगे। ठीक है, बस इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन आराम से बनेगा। रेशियो का अरेंजमेंट अगर आपको आता है तो ये जो 12-13 चैप्टर्स का नाम जो मैंने बताया वो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आपके रेंज में होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, यानी कि अगर Q का वेतन 5 रुपया है तो इसका 20% कम यानी कि 1 रुपया, तो 1 रुपया 5 से कम है यानी कि 4 रुपया। जो R के वेतन से 20% कम है, यानी कि जो Q का वेतन है वह R के वेतन से 20% कम है, यानी कि R का वेतन, अब सेकेंड लाइन में लिखेंगे, R का वेतन अगर 5 रुपया है तो Q का वेतन 4 रुपया है। ठीक है, रेशियो का अरेंजमेंट के लिए देखिए ये जो दो लाइन है उस दो लाइन में एक यह जगह वैकेंट है कि यह जगह वैकेंट है, तो जो जगह जो वैकेंट है वो नियम यह है कि उस लाइन के जो नियरेस्ट प्लेस का जो डिजिट होता है उसको कॉपी और पेस्ट मार लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको 16, ये हो गया, और उसके बाद एक ग्रुप के नंबर को हम मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये हो गया 16, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 25 हो गया। अब P का वेतन अगर यदि 16 रुपीज है तो Q का वेतन 20 रुपीज है, तो R का वेतन कितना है, 25 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कि P के वेतन से R का वेतन जो है वो P के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो 25 रुपीज है यह 16 से कितना अधिक है। तो 16 से 25 कितना अधिक है, 16 से 9 अधिक है, तो 100% में कितना अधिक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 56.25% अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया और हम लोगों ने देखा कि अगर यदि अपने पास एक सिंपल कंसेप्ट हो सिर्फ, तो उस सिंपल कंसेप्ट के आधार पे हम लोग न सिर्फ सीसेट के प्रश्न को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि आराम से हम लोग जो सीसेट फोबिया बच्चों के बीच में है कि सीसेट के पेपर को कैसे क्वालिफाई करें, आराम से हम लोग इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपके बेसिक आपका जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक न्यूमरेसी के संबंध में या मैथमेटिक्स के संबंध में, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं होगी, किसी भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं होगी, अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने गेन कर लिया, कोर कंसेप्ट आपने समझ लिया। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चन के संग। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।